हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास की दूसरी बुक इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, हम अपनी दो बुक में से एक बुक कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरी बुक को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। बुक का नाम है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स और इस बुक की फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स एंड economy. The name of first chapter is economics and economy. हम फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे हैं आज। देखिए, इकोनॉमिक्स क्या होता है ये हम फर्स्ट बुक जब हमने स्टार्ट की थी तब भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं इसके बारे में। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। एज ए relationship between ants and scarce means which have alternative यूजेस। इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है। किसके रिलेशनशिप में? बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स। एंड्स का मतलब है हमारे अनलिमिटेड विशेज़ होती हैं और स्केर्स मीन्स का मतलब हमारे पास इन विशेज़ को फुलफ़िल करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, वो लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, स्केर्स होते हैं। और जो स्केर्स रिसोर्सेज होते हैं उनके भी अल्टरनेट यूज़ होते हैं। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है। किस संदर्भ में स्टडी करता है कि उसकी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा हैं ह्यूमन की, और इन आवश्यकताओं को पूरे करने वाले जो फैक्टर हैं वो बहुत कम हैं। इसलिए इकोनॉमिक्स हमें ये सिखाता है कि हम किस तरह से इन लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके अपनी मैक्सिमम विशेज़ को पूरा कर सकते हैं। लास्ट बुक में जब हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस की बात की थी तो हमने बताया था कि इकोनॉमिक्स की मेनली 4 डेफिनेशंस आज तक दी गई हैं। पहली डेफिनेशन थी वेल्थ डेफिनेशन। वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ गिवन बाय द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ इन 1776। वेल्थ डेफिनेशन है वो इकोनॉमिक्स के फादर एडम स्मिथ ने दी थी, 1776 में दी थी। इन्होंने ये कहा था कि इकोनॉमिक्स में उन सारी एक्टिविटीज़ की स्टडी की जाएगी जो वेल्थ से रिलेटेड हैं। इसके बाद डॉक्टर मार्शल आए 1890 में। इनकी एक बुक थी, बुक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इस बुक में उन्होंने दूसरी बार इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया और इनका ये कहना था कि वेल्थ जो है वो तो सिर्फ एक मीडियम होता है हमारी ज़रूरतों को पूरा करने का। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो वेलफेयर होता है। इसलिए इकोनॉमिक्स में उन सारी एक्टिविटीज़ की स्टडी की जाती है जो ह्यूमन वेलफेयर को बढ़ाते हैं। इसके बाद इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया गया 1932-3 में डॉक्टर रॉबिन्सन के द्वारा। डॉक्टर रॉबिन्सन ने ये बताया कि ह्यूमन बींग्स की जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं और इन अनलिमिटेड वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए जो फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो इकोनॉमिक्स हमें ये सिखाता है कि हम किस तरह से लिमिटेड फैक्टर्स का यूज़ करके अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जो डेफिनेशन लिखी गई है वो डेफिनेशन डॉक्टर रॉबिन्सन ने ही दी है और इस डेफिनेशन को इकोनॉमिक्स की बेस्ट डेफिनेशन माना जाता है। इसके बाद 1965 में इकोनॉमिक्स को फिर से डिफ़ाइन किया गया मॉडर्न इकोनॉमिस्ट सैमुएल्सन के द्वारा
और इनका ये मानना था कि इकोनॉमिक्स में उन सारी एक्टिविटीज़ की स्टडी की जाएगी जो रिलेटेड हैं वेल्थ से, वेलफेयर से, लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स, डेवलपमेंट, इनसे रिलेटेड हैं उन सारी एक्टिविटीज़ की स्टडी है वो इकोनॉमिक्स में की जाती है। इसलिए इनकी डेफिनेशन को डेवलपमेंट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा गया है। तो इकोनॉमिक्स की ये सबसे अच्छी डेफिनेशन मानी जाती है जो रॉबिन्सन ने दी है। इस डेफिनेशन में एक वर्ड यूज हुआ है स्केर्स या स्कैरसिटी। स्कैरसिटी क्या होता है? स्कैरसिटी रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन व्हाट यू हैव इज लेस देन व्हाट यू विश टू हैव। In other words, scarcity implies a situation when supply of resources is less than the demand of resources। यानी कि हमें जितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है, रिसोर्सेज हमारे पास उससे कम क्वांटिटी में है। रिसोर्सेज की जो सप्लाई है वो कम है, रिसोर्सेज की डिमांड है वो ज़्यादा है। रिसोर्सेज की डिमांड इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ह्यूमन वांट्स ज़्यादा हैं। तो जो ये डिफरेंस आता है रिसोर्सेज की सप्लाई और डिमांड में, यही स्कैरसिटी होता है और यही स्कैरसिटी चॉइस की प्रॉब्लम को अराइज करती है। तो ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है जिसको आपको लर्न कर लेना है। इसके बाद में एक इकोनॉमिस्ट आए 1933, नाम था उनका रेगनर फ्रिस। इन इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स की स्टडी को दो पार्ट में डिवाइड किया। इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेज बना दी इन्होंने। पहली को नाम दिया माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी ब्रांच जो इकोनॉमिक्स की इन्होंने बनाई उसका नाम रखा गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो माइक्रोस वर्ड, ग्रीक वर्ड है माइक्रोस, इससे लिया गया है जिसका मतलब होता है स्मॉल। यानी कि इस इकोनॉमिक्स में उन एक्टिविटीज़ की स्टडी की जाती है जो इंडिविजुअल लेवल की होती हैं, स्मॉल लेवल की होती हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ ए इकोनॉमिक यूनिट। सिंगल इकोनॉमिक यूनिट की स्टडी करती है, लाइक डिमांड फॉर साल्ट बाय एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है इंडिविजुअल यूनिट्स की या फिर स्मॉल यूनिट्स की। इस इकोनॉमिक्स को प्राइस डिटर्मिनेशन के नाम से भी, प्राइस डिटर्मिनेशन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अल्टरनेटिव नेम है ये इसका, या प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं इस इकोनॉमिक्स को। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो ग्रीक वर्ड मैक्रोस से लिया गया है जिसका मतलब होता है लार्ज, और इस इकोनॉमिक्स को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। अल्टरनेटिव नेम है ये। इस इकोनॉमिक्स में उन एक्टिविटीज़ की, लार्ज लेवल की एक्टिविटीज़ की स्टडीज़ की जाती है, ग्रुप्स की स्टडी की जाती है। रेगनर फ्रिस ने इकोनॉमिक्स के जो दो पार्ट किए हैं उनको ऐसा करने की क्या ज़रूरत पड़ गई वो डिस्कस करते हैं। रेगनर फ्रिस ने बताया कि जो एक्टिविटीज़ स्मॉल लेवल पर जिसकी स्टडी की जाए उसको हम रखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसकी स्टडी ग्रुप लेवल पर की जाए या लार्ज लेवल पर की जाए वो रखी जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। उनको ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको हम जब अप्लाई करते थे इंडिविजुअल्स पर तो वो अच्छी होती थी, पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालती थी, लेकिन जब उन्हीं चीज़ों को हम ग्रुप लेवल पर अप्लाई करते थे तो उनका बैड इफ़ेक्ट आता था, नेगेटिव इफ़ेक्ट आता था। जैसे सेविंग है वो एक इंडिविजुअल पर्सन करता है तो बहुत अच्छा होता है, उसके लिए उसका फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाता है।
यानी कि सेविंग है वो माइक्रो लेवल पर पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। बट अगर सभी लोग सेविंग करने लग जाएं मैक्रो लेवल पर, मैक्रो लेवल की अगर हम बात करें, सभी लोग सेविंग करने लग जाएं, सेविंग का मतलब ये होता है कि पर्सन है वो अपनी इनकम का एक पार्ट बचा रहा है और बाकी कंज्यूम कर रहा है। सेविंग कर रहा है हर आदमी, इट मीन्स वो कंजम्पशन पर पैसा कम खर्च कर रहा है, यानी कि सेविंग से कंजम्पशन का लेवल है वो घट जाएगा। और जब कंजम्पशन का लेवल घटता है तो प्रोडक्शन का लेवल भी घटता है, क्योंकि जब कमोडिटीज़ खरीदी नहीं जाएंगी तो प्रोड्यूसर्स कम प्रोडक्शन करेंगे, और जब प्रोडक्शन का लेवल कम होगा, सेविंग यदि बढ़ती है तो लेस कंजम्पशन होता है, और लेस कंजम्पशन के कारण लेस प्रोडक्शन होता है, और जब लेस प्रोडक्शन होगा तो लेस एम्प्लॉयमेंट आएगा, लोगों को कम रोज़गार मिलेगा, और जब लोगों को कम रोज़गार मिलेगा तो इनकम भी उनकी कम होगी, लेस इनकम, और जब इनकम ही कम होगी तो सेविंग कम हो जाएगी बढ़ने की बजाय। तो सेविंग एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसे इकोनॉमिक फैक्टर है जिसको अगर हम माइक्रो लेवल पर जिसकी स्टडी करें तो वो अच्छा इफेक्ट डालता है, लेकिन अगर उसी की स्टडी हम मैक्रो लेवल पर करते हैं तो वो बुरा इफेक्ट डाल देगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनके कारण इकोनॉमिक्स की स्टडी है वो दो पार्ट में की जाने लगी। पहले को नाम दिया गया माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरे को नाम दिया गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें स्मॉल लेवल की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनकी स्टडी करते हैं, और मैक्रो लेवल पर हम ग्रुप की स्टडी करते हैं। इन दोनों में ही डिफरेंस क्या है, माइक्रो और मैक्रो में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी करती है इंडिविजुअल लेवल पर, जैसे एक हाउस होल्ड हो गया, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी होती है इंडिविजुअल लेवल की, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी होती है ग्रुप लेवल की। मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके जो मेन टूल्स होते हैं डिमांड और सप्लाई होते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो मेन टूल होते हैं वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम प्राइस थ्योरी है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को पॉपुलर करने का क्रेडिट डॉक्टर मार्शल को जाता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स को पॉपुलर करने का जो क्रेडिट है वो लॉर्ड J.M. केन्ज को जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो ग्रीक वर्ड माइक्रोस से लिया गया है जिसका मतलब स्मॉल होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड ग्रीक वर्ड मैक्रोस से लिया गया है जिसका मतलब होता है लार्ज। तो ये कुछ डिफरेंस हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो हमने अभी तक पढ़ा है इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स है उसकी डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमिक्स की जो दो ब्रांचेज हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, उनका मीनिंग और इन इकोनॉमिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है वो पढ़ा है। इसके बाद में आता है अगला टॉपिक पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पहले हम पढ़ते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, उसके बाद हम करेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। It deals with such economic situations which can be studied by using facts and figure। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो डील करती है इकोनॉमिक इश्यूज से जो रिलेट करते हैं पास्ट से, प्रेजेंट से या फिर फ्यूचर से। इसमें उन इकोनॉमिक सिचुएशंस की स्टडी की जाती है जो फैक्ट्स पर डिपेंड होते हैं, यानी कि वो चीज़ें जो व्हाट इज से रिलेटेड हैं वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में उनकी स्टडी है वो की जाती है। जैसे इंडिया में इस समय
अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 28% है। ये फिगर है, फैक्ट है, इसकी स्टडी है, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आएगी। यानी कि जब फिगर्स को एक्चुअल पोजीशन में शो किया जाए तो ऐसी स्टडी को हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं। जैसे 22% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ एब्सोल्युटली पुअर, ये एक फिगर है और इसको एज इट इज़ शो किया गया है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं दिया गया है, तो उस कंडीशन में ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। यानी कि फैक्टर्स जैसे हैं उनको वैसे ही शो किया जाए तो ऐसे इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहा जाता है। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो क्या होती है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट ought टू बी, व्हाट ought टू बी, क्या होना चाहिए, क्या है, ये चीज़ तो रिलेटेड है किससे? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से। और क्या होना चाहिए वो रिलेटेड है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। जैसे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा कि इंडिया की 22% पॉपुलेशन है वो एब्सोल्युटली पुअर है, बिलो द पॉवर्टी लाइन है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम इसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे कि क्या ऐसा होना चाहिए, होना कितना चाहिए, क्या 22% लोग पुअर होने चाहिए? तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमें सॉल्यूशन बताएगा कि प्रॉब्लम है 22% पर्सनस हैं, वो 22% पॉपुलेशन है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, उसको बिलो द पॉवर्टी लाइन से अबो द पॉवर्टी लाइन कैसे लेके आया जा सके। ये जो सॉल्यूशंस होंगे इस प्रॉब्लम के वो हम स्टडी करेंगे किसमें? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। जब फैक्ट्स की स्टडी एज इट इज़ की जाती है, ओरिजिनल फॉर्म में की जाती है, तब तो वो रिलेटेड होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से। और जब जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे पास, उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्यूशन के साथ शो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो उसकी स्टडी की जाएगी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड विद व्हाट इज एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड विद व्हाट ought टू बी। आज आप इतना ही पढ़िए इस चैप्टर को। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई समस्या आ रही है तो आप मैसेज कीजिए, मुझे कॉल कीजिए और अपनी समस्या का सॉल्यूशन कीजिए। स्टूडेंट्स, आपको टाइम दिया गया था मंडे तक आप अपनी फर्स्ट बुक की फेयर नोटबुक की पिक्स हैं वो सेंड कर देंगे। मैं थोड़ा सा वेट और करता हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों के नेम्स हैं वो ग्रुप पे हाईलाइट करना स्टार्ट कर दूँगा जिन्होंने नोटबुक नहीं भेजी है। सो प्लीज़ सेंड योर notebooks pic immediately. Thank you.